नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं हम एक ऐसे स्टॉक की जो कि 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यह यस बैंक नहीं है और यह बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं और क्यों यह एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा आने वाले समय में, इसको समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी बस वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए मार्केट कैप है 3,500 करोड़ का, अभी 16.80 पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर 7 रुपये से लेकर 21 रुपये तक यह रिटर्न दे चुका है और एक साल के अंदर यह डबल कर चुका है, डबल से अधिक अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कर चुका है। स्टॉक का जो पी है वह 5 रुपये का है और डिविडेंड तो नहीं देती, आरओसी आरओई कोई खास है नहीं। इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं 13.5 है और इसका खुद का पी है 5, तो काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर प्रमोटर इसके नहीं है, क्यों नहीं है इसको हम बाद में समझेंगे। जैसे यस बैंक के प्रमोटर नहीं है उसी तरह यहाँ पर इसके भी प्रमोटर नहीं है। वॉल्यूम की तो बात ही नहीं करनी है, करोड़ों में वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं और डेब्ट की भी बात नहीं करनी है क्योंकि डेब्ट जो है वह हद से ज़्यादा है। यही एक समस्या है जिसके कारण कि यह स्टॉक आपको 7-8 रुपये से होते हुए 15-17 रुपये तक आई है। मतलब कि यही वह फैक्टर है जिसके कारण स्टॉक आपको 15-16 रुपये पर ही दिख रही है, नहीं तो यह स्टॉक अभी आपको ट्रिपल डिजिट में दिखती। लेकिन उसके बावजूद भी 15-16 रुपये पर हम इस स्टॉक को ज़रूर ले सकते हैं। ये पर्सनली मैं आपको इस स्टॉक को रिकमेंड करूँगा। हर स्टॉक को मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये स्टॉक जो है अच्छा है। कैश इक्विवेलेंट देखिए 11,000 करोड़ का है। रिटर्न एक साल की बात करें तो 107% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, डेब्ट काफ़ी ज़्यादा, इस कारण से डेब्ट टू इक्विटी भी 15.8 है। लेकिन यहाँ पर देखिए एफआईएस की होल्डिंग्स की यदि हम बात करें तो लगभग 15%, यहाँ देख सकते हैं, जो अच्छी बात है। उस पर भी आपको गौर करना है निगेटिव बातों के साथ साथ। एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग्स यदि आप फोकस करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेक लिया हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 29 और ट्रेड कर रहा है कहाँ, 16-17 रुपये पर, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे है, अपने स्टॉक के इंडस्ट्री की पी से भी है काफ़ी नीचे है, तो एक बाई तो बनता है। देखिए प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो प्रो केवल एक है कि यह अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और कॉन्स को समझेंगे। कॉन्स को समझना जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि यह कॉन्स में दिया गया है। बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स और प्रोस पर कंसंट्रेट नहीं करना है स्क्रीनर के, क्योंकि ये जो होता है आपको मशीन जनरेटेड होता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें खुद डिस्क्लेशन दिया हुआ रहता है, डिस्क्लेमर दिया रहता है कि यह मशीन जनरेटेड है। तो मशीन जनरेटेड तो उसी तरह का शॉर्ट लिस्टेड करते रहता है, लेकिन आपको मैनुअली समझना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ अच्छी बातें हैं। देखिए पहली बात कही जा रही है कि कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दे रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है, डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे अदर स्टॉक्स है, सरकारी कंपनियां है, वेदांता है, सेल है, भेल है, गेल है, बहुत सारी हैं जो कि 20-30% तक, 36% तक डिविडेंड यील्ड देती है। सबसे अच्छा यहाँ पर वेदांता आप ले सकते हैं यदि आप केवल डिविडेंड चाहते हैं तो। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक सिंपल टर्म है जिससे कि हम समझते हैं कि कंपनी कितना स्टेबलाइज है, कंपनी अपने इंटरेस्ट को पे आउट करने के लिए कितना सक्षम है। तो लो है तो मतलब कम सक्षम है, कहने का मतलब यही है। लेकिन आप ये मत समझ लें कि बिल्कुल यह कंपनी स्टेबल नहीं है या बैंक स्टेबल नहीं है, अपने कर्जों को नहीं चुका सकती है। उसके बाद देखिए कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 2.41% का ग्रोथ है, पिछले सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह कम है, 1.25% है 3 सालों में। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए एक ये टर्म आ गया कि हमेशा आप देखते होंगे कि अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल यह होता है कि अपने ये इंटरेस्ट जो देना पड़ता है। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है? कंपनी जो बोरिंग्स ली है उसके बदले कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट को वह उस अपने डेब्ट में ना दिखाकर, डेब्ट मतलब कि अपने खर्चों में ना दिखाकर वह उसको कहीं और दिखाती है, जिससे कि वह हम खर्चा उससे नहीं समझते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि कैपिटलाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इसके सेल्स की तो 1898 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिया है दिसंबर 2022 में। यहाँ देख सकते हैं 1898, पिछले साल देखिए 1671, उससे पिछले साल 1812। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है इस बार। पिछले बार थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करो तो देखो यहाँ पर 1740 से 1898 आ गया, उससे पिछले देखो 1600 था। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ा है।
बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार देख सकते हैं कि ग्रोथ दिख रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो निगेटिव हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी लॉसेस हुए थे। कंपनी को काफ़ी पहले लॉसेस हो रहे थे, इधर आप देख सकते हैं, लेकिन अब जाकर फर्स्ट टाइम यहाँ पर 196 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है। ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। फाइनेंसिंग मार्जिन की भी यदि अब बात करो तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी को लगातार लॉसेज हो रहे थे, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर 10% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर फाइनेंसिंग मार्जिन कह सकते हैं बैंकिंग टर्म में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वह 233 करोड़, मतलब पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी को शुद्ध मुनाफा भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। इसको और मैं यदि आपको डीप में जाऊँ तो और थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा समय आप लोगों का लूँ। इस कारण से आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि अच्छा खासा पिछले 4 क्वार्टर से जनरेट कर रही है। वहीं यदि हम बात करें इसके रेवेन्यूज़ की ईयरली पैटर्न पर तो लगभग 6,896 करोड़ का रेवेन्यूज़ रहा है पिछले 12 महीनों के अंदर, और स्टार्टिंग 2011 में 2,500 करोड़ का था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 125 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले 4-5 सालों में आप देख सकते हैं कि लगातार बैंक को लॉसेज हो रहे थे। यहाँ से आप देखो तो लगातार बैंक को लॉसेज हो रहे थे, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर 125 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, तो बहुत यहाँ पर पॉजिटिव बात है। बैंक जो है वह भी आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। साउथ इंडिया बैंक की हम बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो है वह इस साल 713 करोड़ का शुद्ध मुनाफा रहा है, और इतना जो प्रॉफिट है वह इससे पहले कभी भी बैंक को नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने डाटा पूरा का पूरा मैं प्रस्तुत कर दिया हूँ। 713 करोड़ का ज़बरदस्त शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है। रिटर्न करने का मतलब कि प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। यहाँ पर हम यदि सेल्स की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की यदि बात की जाए तो थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन टीटीएम में 4% का है। प्रॉफिट की बात करें तो आंखें खुली रह जाएंगी। प्रॉफिट जो है पिछले 12 महीनों में 424% का रहा है, और स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो जो रिटर्न की बात करेंगे 107% का रिटर्न कंपनी ने दिया है पिछले 1 साल के अंदर, और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा ऑन एन एवरेज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। शेयर कैपिटल जो है वह 209 करोड़ का है, और रिजर्व्स जो है 5,500 करोड़ का, लेकिन डेप्ट 92,000 करोड़ का, यह पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर सीधे यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर है नहीं, तो FISDS और लास्ट में 78% के साथ पब्लिक बनी हुई है। तो वीडियो आपने देखा, बैंक आप जान गए कौन सी है। बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो हाईलाइटेड बैंक्स होते हैं, येस बैंक वगैरह, ये सब पे हर किसी की नज़र होती है, लेकिन ये छुपे हुए बैंक्स होते हैं जो कि आपको कब डबल ट्रिपल हो जाएंगे पता नहीं रहता है। तो इस कारण से इस तरह के स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।